राधे राधे स्टूडेंट, वेलकम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11 के चैप्टर 1 पे, यूनिट एंड मेजरमेंट के, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर पे। सिग्निफिकेंट फिगर टेल्स हाउ द प्रिसाइसली एंड मेजरमेंट इज द नोन अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर हम उसे कहते हैं जिसमें हम राइट टू राइट मेजरमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भी मेजरमेंट करेंगे वो एक्यूरेट होना चाहिए। फर्स्ट हमारे पास क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फर्स्ट क्या है, एग्जाम्पल में जैसे कि 1 2 3 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 4 5 6, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो आपको दिख रहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल में क्या है आपके पास, 45.67। अगर हम यहाँ पे चेंज करके लिखते हैं 31.34, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स का मतलब होता है कि सारे जितने भी वर्ड गिवन है, जितने भी नंबर गिवन है, सभी को काउंट करके सिग्निफिकेंट फिगर बताना। सेकंड देखते हैं, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल देखते हैं, 105 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट। सेकंड एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे 207 है। ठीक है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं 2008। तो 2008 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब यहाँ पे सेम एज इट इज 1987, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? कहीं ना कहीं 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। थर्ड देखते हैं, ये थर्ड है, ये सेकंड है। ठीक है। थर्ड देखते हैं, लीडिंग जीरो, जीरोस एट द बिगिनिंग आर नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब बिगिनिंग में जो भी जीरो की वैल्यू आएंगी या जीरो रहेंगी, तो उनको हमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे 0.007 है, मतलब 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल में 0.0003 है, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, 0.0304 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। चलिए हम एक और बनाते हैं, 0.008021, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? इनको कैलकुलेट नहीं करना है। किनको कैलकुलेट करना है? जहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहा है। तो 1 2 3 4, तो हमारे पास यहाँ पे हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर। एंड फोर्थ नंबर पे हम देखते हैं, जीरोस एट द एंड आर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, या डेसिमल पॉइंट। तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट पे हमारे पास गिवन है 10.0। ठीक है। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। सेकंड देखते हैं 1.200, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आप याद रखिए, जैसे जीरो के बाद कोई भी पॉइंट लग जाती है, पॉइंट के बाद अगर जीरो लगता है, तो उसे भी हमें काउंट करना पड़ता है डेसिमल के पॉइंट पे। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अगर यहीं पे 10.01 होता तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते। ठीक है। अब यहाँ पे 1.312, तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो इन सारे का मतलब ये है। ठीक है। होप सो कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर हुआ हो। अब बात करते हैं, अब बात करेंगे डायमेंशनल फार्मूला पे। देखेंगे क्या है ये, द एक्सप्रेशन विच शो हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल पे बात करेंगे, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम में आपको पता है लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, तो लेंथ का क्यू हो जाएगा और मास 0 टाइम 0। इसी प्रकार मोमेंटम पे हम देखेंगे तो ml t-1 होगा। अब देखते हैं डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज कॉल्ड द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल देखते हैं, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? mlt-2। और द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर तो देखते हैं ml-1 t-2। इसके बाद जब हम और भी डायमेंशनल फार्मूला फिजिकल यूनिट्स के निकालेंगे, तो देखेंगे उनको कैसे बनाया जाता है डायमेंशनल एनालिसिस पे। ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस मतलब डेराइव्ड क्वांटिटीज पे। ठीक है, डेराइव्ड क्वांटिटीज पे। तो हम ये देखेंगे एरिया। ठीक है। हम कुछ डायमेंशनल एनालिसिस पे बात करेंगे, बाकी आपको जो भी नोट्स होंगे वो आपको दिखा दिए जाएंगे, आप उनसे नोट कर लेंगे। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा, तो हम एक नया सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया का मतलब, एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट। ठीक है। एरिया का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब लेंथ भी तो एक तरह का लेंथ ही है, और ब्रेथ मतलब चौड़ाई भी तो एक तरह का लेंथ ही है। तो एल एल मिलकर क्या हो गए? एल स्क्वायर। एल स्क्वायर मतलब कहीं ना कहीं ये मीटर से मिलता जुलता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मीटर स्क्वायर। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू एल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इसकी एसआई यूनिट निकल के आई वो एम स्क्वायर आ गई। तो यहाँ पे अगर हम इसको डायमेंशनल फार्मूला में डीएफ में बनाना चाहें, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीएफ बोला जाता है, तो अगर हम इसको डायमेंशनल फार्मूला पे बनाए तो हम इसको कैसे बनाएंगे? मास है क्या यहाँ पे? नहीं है, तो m0। एल है क्या यहाँ पे? हाँ, मीटर के फॉर्म पे 2 है, तो L2। टाइम है क्या यहाँ पे? नहीं है, तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। इसी तरह हम देखते हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम में हम ये देखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। अब हम देखते हैं लेंथ मतलब भी एल, ब्रेथ का मतलब भी एल, एंड हाइट का मतलब भी एल। तो यहाँ पे अगर एल को मैं एसआई यूनिट से मेजरमेंट करूँ या फिर एसआई यूनिट के थ्रू लूँ, तो एम मल्टीप्लाई एम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम का क्यूब। अगर मुझे इसे डायमेंशनल के फॉर्म पे बनाना हो तो m0 L3 T0। आ गया समझ? तो ऐसे बनाते हैं। एक सेकेंड, इसको इरेज करते हैं।
अब देखते हैं डेंसिटी पे। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास मतलब कैपिटल एम, ठीक है, वॉल्यूम का भी हमने देखा मतलब एल का क्यू। अब मुझे इसका डायमेंशनल फार्मूला बनाना हो तो एम के पावर कुछ नहीं मतलब वन, ठीक है, एल के पावर ये जो नीचे पॉजिटिव के साथ है, जब ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव के साथ, टी के पावर में जीरो। देखिए गिवन है एम एल थ्री टी जीरो। और इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट भी देखिए यहाँ से कैसे बनाएंगे। मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, जो लेंथ की यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर। लेकिन लेंथ की जो यूनिट है वो अपर पे क्या है? -3। यहाँ पे भी हम कर देंगे -3, ये इसकी बन गई यूनिट। ठीक है, तो ऐसे यूनिट और ऐसे डायमेंशनल फार्मूला बनाया जाता है। स्पीड एंड वेलोसिटी हमने पहले भी बात की थी। तो आप ये देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब कहीं ना कहीं उसने कुछ लंबाई दूरी चली हुई है, ठीक है, टाइम मतलब टी। तो इसकी जो डायमेंशनल फार्मूला निकल के आया मास जीरो था, एल टी -1, और इसकी जो यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड हो गई। एक्सेलरेशन भी हमने पिछले क्लास में देखा था। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम अभी जस्ट निकाल के लेके आए, एल टी -1 वेलोसिटी के लिए उसी को रख दिया, नीचे एक अलग से टाइम है वो कर दिया। तो जब ये टाइम अपर जाएगा जैसे एल टी -1 इंटू टी, यहाँ पे टी के पावर में वन है, कुछ नहीं मतलब वन है। जब ये ऊपर जाएगा तो एल टी के पावर में -1 था ही, लेकिन दोनों के बेस सेम होने से यहाँ पे एक और माइनस हो गया, तो एल टी -2। अगर मुझे इसे डायमेंशनल फार्मूला के फॉर्म पे बनाना हो तो यहाँ पे एम कुछ नहीं है मतलब एम जीरो, एल टी -2। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन के फॉर्म पे, ये आ गया हमारा इसके फॉर्म पे, वेलोसिटी के फॉर्म पे। ठीक है, एक सेकेंड इसको इरेज करते हैं। अब बात करते हैं मोमेंटम पे। तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो मास का तो हमें पता है एम, वेलोसिटी का पता है एल टी -1, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एम एल टी -1। ठीक है, एक सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? एम एल टी -1। तो ये अब एक चीज याद रखिएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला बताने के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसको बिग ब्रैकेट में ही हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट पे या करली ब्रैकेट पे नहीं किया जाता। एक चीज आप ये याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्स पे। अब डायरेक्ट स्क्रीन पे ही देखते हैं। ठीक है, फोर्स पे देखेंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की वैल्यू एम, एक्सेलरेशन मतलब एल टी -2। तो इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला में निकल के आई वो एम एल टी टी -2 है। एम एल टी टू में मतलब अगर इसकी यूनिट में देखूँ तो इसकी यूनिट देखिएगा के जी, ठीक है, एम की के जी, एल की मीटर, टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड, लेकिन पावर में क्या है? -2। तो इन सारी यूनिट को हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन। ठीक है, अब वर्क जिसमें मैं स्टार बना रहा हूँ वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड आगे डायमेंशनल फार्मूला बनाना है। अब बात करते हैं वर्क पे। तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। इसकी डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का भी जस्ट निकाल के लिखा है क्या? एम एल टी टी -2। डिस्टेंस को एक अलग से एल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला निकल के आया वो क्या आया? एम एल टू टी -2। अब वर्क की बात हो रही है, आपने 11th में पढ़ा होगा, वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। ठीक है, तो इसको जूल से रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी की अमाउंट ऑफ वर्क सेम। तो हमें एक चीज़ पता चला कि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी की जो डायमेंशनल फार्मूला है वो सेम होती है और दोनों की यूनिट भी सेम होती है। अब बात करते हैं पावर पे। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क का हमें पता है एम एल टू टी -2 होता है एंड टाइम का टी होता है। तो टी जब ऊपर जाएगा, ऊपर पे जाएगा तो क्या होगा? एम एल टी टू तो सेम रहेगा लेकिन टी के पावर में एक और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो एम एल टू टी -3 इसका डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें, ये पूछा भी जाता है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। ठीक है, प्रेशर का मतलब क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर मतलब जितने फोर्स से आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और उसकी एरिया इंक्रीज होती है, फोर्स हटा लेते हैं तो एरिया फिर से रिटर्न बैक आ जैसे इरेजर पे होता है, पीछे हमने पढ़ा है। ठीक है, तो एम एल वन टी -2 ये फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला होती है। एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर। तो इसको बना के हमने क्या कर दिया? एम एल -1 टी -2। अब प्रेशर का जो यूनिट होती है वो होती है पास्कल या न्यूटन मीटर -2, ये याद रखिएगा। ठीक है, मोमेंटम ऑफ टॉर्क ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो फोर्स मल्टीप्लाई जो ये जो साइन होती है इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। तो फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस, फोर्स का हमें पता है क्या होता है? एम एल टी टी -2, डिस्टेंस का एल बना के हमने बना दिया, इसकी यूनिट हो गई न्यूटन मीटर। इसी तरह आप ग्रेविटेशनल इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि व्हाट इज अ इम्पल्स, स्ट्रेस, ये सारी चीजें हम वॉल्यूम सेकंड पे पढ़ेंगे 11th की बुक पे। ठीक है, स्ट्रेन, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद कर लीजिएगा, एक दिन में होगा नहीं, एक दिन में हो भी जाएगा तो आप कुछ भूल जाएंगे। अच्छा है कि दो दो तीन तीन करके याद करें तो बेस्ट रहेगा। एक चीज पे बात करते हैं, स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, हाफ लिखूंगा। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। मान लीजिए जो चेंज इन डायमेंशन है, मान लीजिए स्टैन को हमने, स्टैन को जो चेंज इन डायमेंशन है मान लीजिए उसकी लेंथ में एल चेंजेस हो रहे हैं और ओरिजिनल लेंथ क्या है? एल है। ठीक है, तो इस डेल एल को भी तो मैं मीटर के फॉर्म पे ही लिखूंगा, मतलब एल के फॉर्म पे ही लिखूंगा और नीचे भी एल के फॉर्म पे लिखूंगा। तो जब ये एल ऊपर जाएगा तो वन -1, क्यों? क्योंकि इनके पावर में कुछ नहीं मतलब वन है। ठीक है, वन -1 इज इक्वल टू जीरो। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे तो मास जीरो था ही, एल जो अभी हम निकाल के लेके आए टी जीरो था ही,
ठीक है, और एल जो है वो भी 0 हो गया, मतलब ना मास पे कुछ यूनिट है, ना टाइम पे कुछ यूनिट है, ना लेंथ पे कुछ यूनिट है। इसी को हम बोलते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है? इसी को बोला जाता है डायमेंशनलेस, ठीक है? इस टाइम को। एक और यूनिट कौन-सी है जिसको डायमेंशनलेस यूनिट कहा जाता है? आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अब बात करते हैं 20 पे। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देख लीजिएगा, यूनिट एंड उसके बाद एंगल आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो अभी हमने जस्ट 2 मिनट या कुछ सेकंड पहले बात किया था कि ऐसा कौन-सा एक और यूनिट है जो डायमेंशनलेस होता है, तो वो है एंगल। आर्क अपॉन रेडियस, आर्क मतलब कि जैसे कि यहाँ पे अगर हम कवर करते हैं, एक सर्कल के एक छोटे से हिस्से को अगर हम यहाँ पे काउंट करेंगे ओरिजिन लेके, तो ये जो हिस्सा रहेगा इसको हम छोटे से चाप भी बोलते हैं हिंदी में इसको, तो हम इसको बोलते हैं आर्क, ठीक है? ये जो कहलाता है, ये कहलाता है आर्क, ठीक है? तो आर्क मतलब थोड़ा-सा लंबाई है, मतलब एल के फॉर्म पे, रेडियस मतलब ये अंदर में, ये मान लीजिए, अब समझ आ रहा होगा। ये आर्क हो गया हमारा एआरसी, और ये कहीं न कहीं रेडियस हो गया, ये सेंटर से, ठीक है? तो कहें ये भी एक लंबाई का फॉर्मेट है, ये भी एक लंबाई का फॉर्मेट है, तो यहाँ पे आर्क अपॉन रेडियस, तो एल0, तो यहाँ पे m0, l0, t0, तो हमारा ये जो एंगल वाला है, ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, बट इसकी यूनिट होती है रेडियन, ठीक है? अब एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी को 1 अपॉन टी कहा जाता है, ठीक है? आगे देखेंगे कि 1 अपॉन टी को और क्या नाम से बोला जाता है। अब इसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन सेकंड इनवर्स होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, देन आफ्टर दैट मोमेंटम ऑफ इनर्शिया इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ आर, ठीक है? रेडियस ऑफ जायरेशन पूछता है भाई, एंगुलर मोमेंटम, देन टी रेशियो भी अब हमें तीसरी क्वांटिटी मिली जो डायमेंशन लेस होती है। साइन थीटा के फॉर्म पे ले लें, कॉस थीटा के फॉर्म पे ले लें, टेन थीटा के फॉर्म पे ले लें, लेंथ अपॉन लेंथ, ठीक है? तो एल इंटू एल, तो ये भी हमें डायमेंशन लेस क्वांटिटी मिल गई। तो फर्स्ट हमारे पास जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी था वो क्या था? स्ट्रेन। सेकंड क्या था? सेकंड हमारे पास एंगल। थर्ड क्या था? टी रेशियो, ठीक है? यही चीज़ याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है टाइम पीरियड, मतलब टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू, इसमें ओनली टाइम है, इसको हमने सेकंड से इसकी यूनिट बन गई। फ्रीक्वेंसी आपको पता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन टी इज इक्वल टू सेकंड या हर्ट्ज से इसको बताई जाती है या यूनिट इसकी शो की जाती है। नेक्स्ट इज, अब बात करते हैं प्लांक कांस्टेंट पे। ये बहुत रेयर अभी केस पे पूछा जाता है, अदरवाइज आप इसको याद रखें। 2-2 4-4 करके अगर आप याद करेंगे तो डेफिनिटली सारी क्वांटिटीज़ आपको 30 टू 35 क्वांटिटीज़ याद होनी चाहिए, बाकी आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आप कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। बट शुरू के 20 से 25 आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? दूसरा है रिलेटिव डेंसिटी, 32 है वेलोसिटी ग्रेडिएंट, 33 है प्रेशर ग्रेडिएंट एंड 34 है फोर्स कांस्टेंट, ठीक है? कैसे बनता है ये आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, आप इसको बना लें, अपनी नोट कॉपी पे नोट कर लें, ठीक है? सेम हीट पे स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, ये पूछा जाता है भाई, ठीक है? थर्मल कंडक्टिविटी, एंट्रोपी आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री पे भी, ठीक? ये पूछा जाता है, ये वॉल्यूम सेकंड का चैप्टर है। देखिए डायमेंशन फार्मूला फिर भी बनता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, स्टीफन, ये सारी चीज़ें हम वॉल्यूम 2 पे पढ़ेंगे 11 की, ठीक है? इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम ये पूछा गया था। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब टाइम इंटू करंट, टाइम को टी से, करंट को किससे मेजरमेंट करते हैं? फंडामेंटल यूनिट में ए से, तो m0 l0 टी ए, और इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम होती है, ठीक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये सब आप याद कर लीजिएगा, रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, आप नोट कर लीजिएगा, याद हो ही जाएगा आपको। 15 हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, 51 रिलेटिव परमिटिविटी, 52 हो गया इंटेंसिटी, कंडक्टेंस, 54 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा डायमेंशनल फार्मूला एंड यूनिट्स कंप्लीट होता है, ठीक है? अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल पे, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमने इस चैप्टर से पढ़ी सबके एनसीईआरटी एग्जाम्पल हमें बनाने हैं, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें। ये लास्ट चीज़ रह गई है जो टॉपिक वाइज था, वो क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। देखते हैं क्या है। अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इज दैट एनी वैलिड फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी डायमेंशनली कंसिस्टेंट, ठीक है? सेकंड क्या है? दिस हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज रिलेट टू ईच अदर। तो वही है एप्लीकेशन की हमें डायमेंशनल एनालिसिस का क्यों ज़रूरत पड़ी, किस लिए पड़ा? तो कहीं न कहीं हम मास, लेंथ एंड टाइम का मेज़रमेंट करने के लिए इसको हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, ठीक है? इन सारी चीज़ों पे या मेज़रमेंट के लिए हमें ज़रूरत पड़ी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्ज़ाम्पल के साथ। थैंक यू।